दोस्तों अभी तक हमने समझा कि व्हाट इज़ इमीडिएट सेटलमेंट, है ना, व्हाट इज़ प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो देखिए अब समझते हैं कि इमीडिएट सेटलमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, है ना। अभी हमने समझा था कि इमीडिएट सेटलमेंट जो होता है वो किस वजह से होता है, वो पार्टिकल के डिस्टॉर्शन के कारण होता है। मतलब पार्टिकल का जो है ना, जो डायमेंशन है वो कुछ ऐसे चेंज हो जाता है, ठीक है, वो कुछ पिचक जाता है और इस वजह से थोड़ा सा रिडक्शन इन डेप्थ हो जाता है, ठीक है। तो इमीडिएट सेटलमेंट को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फार्मूला है, वो ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले का डेरिवेशन हम लोग आगे जब फाउंडेशन हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। सो इमीडिएट सेटलमेंट इज कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला Q इंटू बी इन ब्रैकेट 1 - μ², है ना, इंटू IF/ES, ठीक है। तो ये सबके अपने अपने मीनिंग है, ठीक है। इसको हम बाद में समझेंगे और डिटेल में, बट अभी आप सिर्फ इस फॉर्मूले को ऐसे मेमोराइज कर लो, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन वगैरह सब कुछ, है ना, इन ड्यू कोर्स ऑफ द लेक्चर विल सी, ठीक है। तो इमीडिएट सेटलमेंट के बारे में बताने वाली बात यह है कि इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ठीक है। नो वॉल्यूम चेंज टेक्स प्लेस, क्योंकि जब पार्टिकल जो है वो थोड़ा सा पिच के फैले तो उसमें वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ उसके शेप में चेंज आ रहा है। और ये किस में होता है जनरली, ये सैंड में होता है। इमीडिएट सेटलमेंट जो होता है सैंड में होता है ना। सैंड में प्राइमरी और सेकेंडरी कंसोलिडेशन तक की बात ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, सैंड के, सपोज ये सैंड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, जैसे ही आपका स्ट्रक्चर आप बनाना शुरू करते हो, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे लोड लगा, तो लोड लगते ही फटाफट से ही इसमें पानी जो है वो निकल जाएगा, जो भी जितना भी कंसोलिडेशन होना है वो फटाक से हो जाता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 90% जो है कंसोलिडेशन वो 7 दिन के अंदर अंदर हो जाता है, ठीक है। किस दौरान हो जाता है, ये कंस्ट्रक्शन के दौरान ही ऑलमोस्ट सारा कंसोलिडेशन हो जाता है, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है इसमें, ठीक है। तो सैंड का ये एडवांटेज है कि भाई अगर आपको कंस्ट्रक्शन साइट में आपको सैंड मिल गई तो फिर तो बल्ले बल्ले है, आपकी मज़ा है ना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बहुत ज़्यादा वो बेयरिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी रहेगी, फटाक से पानी सारा उसमें परमिबिलिटी, हाई परमिबिलिटी रहेगी, सीप आउट हो जाएगा और ऑलमोस्ट सारा का सारा जितना ज़्यादा मैक्सिमम कंसोलिडेशन हो सकता है वो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही हो जाएगा, है ना। तो बाद में ज़्यादा चिंता करने वाली बात सैंड के केस में नहीं होती है ना। तो इस तरीके से तो सैंड में ऑलमोस्ट जितना भी जो सेटलमेंट होता है ना, वो सिर्फ इमीडिएट सेटलमेंट ही होता है। इसमें प्राइमरी कंसोलिडेशन और सेकेंडरी कंसोलिडेशन की वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या, है ना, बिल्कुल ज़ीरो होती है, ठीक है। तो इस तरीके से सैंड में हम लोग जो सेटलमेंट देखते हैं वो सिर्फ इमीडिएट सेटलमेंट देखते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम प्राइमरी कंसोलिडेशन, जो कि हमारा मेन कंसोलिडेशन है ना, उसकी बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, सपोज़ आपका कोई सरफेस है, मतलब है ना, ये क्या है, आपका ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल से नीचे Z डेप्थ पे, ठीक है, आपका जो आप टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे वो क्या होगा, आपका टोटल स्ट्रेस क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, ऐसे होता है। तो मान लो कि इस Z डेप्थ पे आपका टोटल स्ट्रेस जो है, ठीक है, टोटल स्ट्रेस जो है वो 20 यूनिट है, ठीक है। 20 यूनिट आपका टोटल स्ट्रेस है, जिसमें से 10 यूनिट आपका क्या है, आपका इफेक्टिव स्ट्रेस 10 यूनिट है और 10 यूनिट आपका पोर वाटर प्रेशर है, ठीक। ऐसा कोई आपने सिस्टम देखा है ना। हम देख चुके हैं पहले इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर क्या होता है ना। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज थिंग्स, है ना। तो यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों को बताने की वैसे कोई ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पे, है ना दोस्तों। तो हमने मान लिया, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान ली कि भाई कोई भी ग्राउंड सरफेस है, उससे Z डेप्थ पे हम ये देख रहे हैं, तो वहाँ पे टोटल स्ट्रेस जो है वो कितना है, 20 है, विच इज़ द सम ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर, वेयर इफेक्टिव स्ट्रेस इज 10 यूनिट एंड पोर वाटर प्रेशर इज ऑल्सो 10 यूनिट, ठीक है। यहाँ तक हमने बात की। मान लो कि इस पे कोई सरचार्ज लग जाता है, कोई एडिशनल स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है, एडिशनल स्ट्रेस आ जाता है, कोई स्ट्रक्चर आप बना रहे हो उसके ऊपर, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर आप बना रहे हो और एडिशनल स्ट्रेस आ जाता है, कितने, 5 यूनिट का, 5 यूनिट का एडिशनल स्ट्रेस आ जाता है। तो टोटल स्ट्रेस में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो बढ़ के कितना हो जाएगा, है ना, वो बढ़ के हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा, 25, क्योंकि सिग्मा में आपने डेल्टा सिग्मा ऐड कर दिया। डेल्टा सिग्मा कितना है, 5 यूनिट है। ये डेल्टा सिग्मा क्या हो सकता है, ये
तो ये जो डेल्टा सिग्मा है ये किस फॉर्म में हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर आप इसमें बना रहे हो इसके ऊपर, है ना। तो सपोज़ आपने कोई स्ट्रक्चर बना दिया, मान लो आपने कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे इसके ऊपर बना दिया, ये लो ये स्ट्रक्चर बना दिया भाई, ठीक है, इतना बढ़िया स्ट्रक्चर बना दिया तुमने इसके ऊपर। और ये स्ट्रक्चर का लोड कितना आ रहा है, स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है आपका 5 यूनिट। मतलब पहले जो स्ट्रेस लग रहा था, है ना, पहले जो स्ट्रेस लग रहा था 20, उसमें आपने कितनी यूनिट ऐड कर दिया, 5 यूनिट, और स्ट्रेस जो है ऐड कर दिया आपने, ठीक है। तो 25 यूनिट आपका ये टोटल स्ट्रेस हो गया। अब टोटल स्ट्रेस किसका सम है, टोटल स्ट्रेस इज द सम ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर, यानी कि सिग्मा बार प्लस यू, ठीक है। तो अभी तक तो आपको ये पता था कि भाई 10 यूनिट आपका क्या लग रहा था, 10 यूनिट आपका लग रहा था इफेक्टिव स्ट्रेस और 10 यूनिट आपका पोर वाटर प्रेशर लग रहा था। तो अब ये जो एडिशनल जो डेल्टा सिग्मा आया, ये कैसे मैनेज होगा आपका, सिग्मा बार में ऐड होगा या पोर वाटर प्रेशर में ऐड होगा। मतलब सडनली जो ये लोड चेंज हुआ ये कौन लेगा, है ना। तो इनिशियली क्या होता है कि देखो नीचे कौन है, नीचे सॉइल भी है और नीचे वाटर भी है, ठीक है, सॉइल के पार्टिकल भी हैं और वाटर के पार्टिकल भी हैं। अब सॉइल वाले बोलते हैं कि भैया, सॉइल के पार्टिकल बोलते हैं कि भाई हम तो क्या होते हैं, है ना, हमारा क्या है कि हम तो इनकम्प्रेसिबल नहीं है ना, तुम इनकम्प्रेसिबल हो तो तुम ही ले लो, क्योंकि तुमको तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है ना, यू आर इनकम्प्रेसिबल, तो कितना भी लोड आ जाए तो तुम में तो कंप्रेशन होना नहीं है। तो भाई क्या होता है, इनिशियली जितना भी ये डेल्टा सिग्मा आया यानी 5 यूनिट आया, इनिशियली ये सारा का सारा कौन ले लेगा, पोर वाटर प्रेशर, और क्या हो जाएगा, U प्लस डेल यू हो जाएगा, U प्लस डेल यू, यानी 10 यूनिट आपका डेल्टा सिग्मा था प्लस 10 यूनिट आपका पोर वाटर प्रेशर था, तो इसमें 5 यूनिट ये जो डेल्टा सिग्मा है ये पोर वाटर प्रेशर के फॉर्म में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया इसको, ठीक है, आप रिलेट कर सकते हैं इजीली, है ना। तो क्या हुआ, इनिशियली जो सारा का सारा डेल्टा सिग्मा है 5 यूनिट का, वो किसके फॉर्म में ऐड हो गया, वो हो गया डेल यू के फॉर्म में 5 यूनिट यहाँ पे हमारे पास ऐड हो गया, और दोनों साइड LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। देखो 20 + 5 25 और 10 + 10 + 5 ये हो गया हमारा 25, ठीक है। अब क्या होता है भाई, पानी के जो पार्टिकल होते हैं ना वो बहुत समझदार होते हैं, वो बोलते हैं कि भैया जहाँ ज़्यादा स्ट्रेस हो वहाँ से निकल लेना ही समझदारी है, जहाँ ज़्यादा स्ट्रेस हो वहाँ से चले जाने में ही समझदारी है। तो वो क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे जो स्ट्रेस बढ़ रहा है ना, आसपास क्या है, आसपास तो पहले जैसा था वैसे ही, ये टोटल स्ट्रेस कितना है, तो 20 यूनिट ही है, यहाँ आसपास भी, यहाँ आसपास भी, पर इसी जगह में ही हमारे पास कितना स्ट्रेस हो गया, 25, यानी ज़्यादा स्ट्रेस वाली जगह। तो यहाँ से क्या होते हैं, पानी जो होता है वो निकलने की कोशिश करता है, बोलता है कि ज़्यादा स्ट्रेस वाली जगह पे नहीं रहना चाहिए, हमें ज़मीन का लालच नहीं है, हम ज़मीन छोड़ देंगे पर हमें शांति चाहिए, तो हम ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ पे स्ट्रेस कम है। तो भाई क्या होता है, पानी जो होता है वो इधर उधर निकलने लगता है, और जो मिट्टी के पार्टिकल है वो हैं लालची, वो बोल रहे हैं हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, तो वो क्या रहते हैं, वो वहीं रहते हैं, पर पानी जो है वो इधर इधर साइड में मूव करने लग जाता है, और क्या होता है, स्ट्रेस को रिलीज़ करते जाता है। तो मजबूरी में, क्योंकि स्ट्रेस तो इसी जगह में रहेगा, तो पानी तो यहाँ से निकलने लगा, तो मजबूरी में ये स्ट्रेस किसको लेना पड़ता है, ये स्ट्रेस लेना पड़ता है भाई आपके सॉइल के पार्टिकल्स को, ठीक है ना, इफ़ेक्टिव स्ट्रेस के फॉर्म में, मतलब ये वहाँ पे बढ़ता जाता है। तो पानी में से स्ट्रेस कंटिन्यूसली कम होने लगा, तो ये 5 यूनिट की जगह आपका 4 यूनिट हो गया, ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, 5 यूनिट की जगह यहाँ नीचे 4 यूनिट हो गया, तो स्ट्रेस ये बाकी का किसको लेना पड़ेगा, 1 यूनिट स्ट्रेस किस में ट्रांसफ़र होगा, इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस के फॉर्म में बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 10 + 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट यहाँ से कम होता जा रहा है। अब मान लो कि भाई पानी और मूव करता गया, तो पानी से स्ट्रेस और कम होता गया, 4 की जगह 3 हो गया, तो यहाँ पे 1 यूनिट स्ट्रेस और बढ़ गया, 12 हो गया टोटल। मतलब क्या हो रहा है, टोटल स्ट्रेस तो कांस्टेंट है, 25 का 25 ही है ना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो हमने हटाया नहीं ना, ये स्ट्रक्चर तो वैसे का वैसा वहीं का वहीं है, हटा थोड़ी दिया, ये तो बन गया है। तो टोटल स्ट्रेस तो आपका कितना रहेगा, 25 ही रहेगा, पर पानी जो है वो स्ट्रेस रिलीज़ करता जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो वहाँ से निकलता जा रहा है, वहाँ से भागता जा रहा है ना, कम स्ट्रेस वाली जगह पे जा रहा है। तो पानी में से स्ट्रेस कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है,
और ये स्ट्रेस किस में बढ़ता जा रहा है, ये स्ट्रेस आपका इफेक्टिव स्ट्रेस के फॉर्म में बढ़ता जा रहा है, 10 से 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो पानी का टोटल स्ट्रेस जो है वो डेल्यू के फॉर्म में जो 5 यूनिट आपका वो हुआ था, ये पूरा पूरा कब तक ये पानी निकलता रहेगा यहाँ से, जब तक भाई यहाँ पे पूरा वो डेल्यू जो है उसका ख़त्म ना हो जाए। मतलब वो बोलता है कि भाई हमारे पास कितना स्ट्रेस था शुरू में 10, हम 10 रखेंगे, हम ये नहीं बोल रहे कि हम नहीं रखेंगे, हम थोड़ा सा स्ट्रेस आपका शेयर करेंगे, लेकिन उतना ही जितना हमारे पास पहले था, 10 यूनिट। तो क्या हुआ, डेल्यू क्या हो गया, डेल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और आपका इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो गया, बढ़ के 15 हो गया। तो 10 + 15 कितना हो गया, 25 हो गया, और 25 टोटल स्ट्रेस था हमारे पास। और अब इसके बाद जो है पानी यहाँ से यहाँ मूव करना बंद कर देगा। ठीक है, तो कहानी हमारी क्या समझ में आई कि पानी कब तक मूव करेगा, जब तक के जो डेल यू है, चेंज इन पोर वाटर प्रेशर जो है 0 नहीं हो जाता, और जो सिग्मा बार है वो कांस्टेंट नहीं हो जाता। ठीक है, तो डेल यू 0 हो गया और सिग्मा बार जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो क्या हुआ, पानी ने हमारे मूव करना बंद कर दिया। ठीक है, पानी ने मूव करना बंद कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसलिए हमने बहुत डिटेल में इसको समझाया दोस्तों, है ना। आई होप आप लोग के समझ में आया होगा कि पानी तब तक मूव करेगा जब तक के पोर वाटर प्रेशर, जो चेंज इन पोर वाटर प्रेशर है वो 0 ना हो जाए। पोर वाटर प्रेशर तो कितना हो गया, पोर वाटर प्रेशर उतना हो गया जितना पहले था, यानी 10, पर जो डेल यू है वो क्या हुआ हमारा, 0 हो गया। तो डेल यू हमारा 0 हो गया, और अब जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, है ना, 10 से 11 हुआ, 12, 13, 14, 15, है ना। तो मैक्सिमम कितना होगा, उसमें कितना एडिशन होगा, जितना हमारा यहाँ पे जो डेल्टा सिग्मा आपने ऐड किया था, डेल्टा सिग्मा आपने कितना ऐड किया था, डेल्टा सिग्मा आपने ऐड किया था 5 यूनिट। तो मैक्सिमम जो सिग्मा बार में इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा, डेल्टा सिग्मा बार +5, यानी 10 था पहले तो अब 15 होगा, और अब ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कि पानी तब तक मूव करेगा जब तक के डेल यू हो गए 0 और सिग्मा बार बढ़ जाए, कितना हो जाए, सिग्मा बार प्लस डेल्टा सिग्मा, और बढ़ने के बाद रुक के कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा सिग्मा हमारा 15 होने के बाद कांस्टेंट हो गया, और डेल्टा यू हमारा 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो पानी यहाँ से यहाँ मूव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों जगह हेड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना, कोई हेड डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। सो भाई अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या समझते हैं, ग्राफ के फॉर्म में समझते हैं, है ना। तो क्या समझ में आया हमको, जैसे ही आपने डेल्टा सिग्मा बढ़ाया तो वो एकदम से किसने ले लिया, पानी ने सारा स्ट्रेस ले लिया, और पानी ने स्ट्रेस फिर अपना किसको ट्रांसफ़र करते गया, वो पानी अपना स्ट्रेस ट्रांसफ़र करता गया यहाँ पे इफ़ेक्टिव स्ट्रेस को। ठीक है, और पूरा का पूरा स्ट्रेस उसने किसको दे दिया, यहाँ पे इफ़ेक्टिव स्ट्रेस के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो इसको ग्राफ के फॉर्म में समझते हैं दोस्तों, कि जैसे ही आपने शुरू में स्ट्रक्चर बनाया, जैसे ही आपने स्ट्रक्चर बनाया, है ना, तो स्ट्रेस डाला सॉइल के ऊपर डेल्टा सिग्मा अमाउंट का। ठीक है, ये डेल्टा सिग्मा अमाउंट का आपने स्ट्रेस डाला, तो इनिशियली जितना भी स्ट्रेस था ये डेल्टा सिग्मा ये किस फॉर्म में स्टोर हो गया, ये डेल्टा यू के फॉर्म में स्टोर हो गया, पूरा का पूरा पोर वाटर प्रेशर के फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक है, और डेल्टा सिग्मा बार में मतलब सिग्मा बार में कोई चेंज नहीं आया, तो जो डेल्टा सिग्मा बार है वो क्या हो रहा आपका, स्टार्टिंग में 0। ठीक है, ये कब की बात है, जब आपने जैसे स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, और सॉरी जैसे ही वहाँ पे स्ट्रक्चर का लोड आया, मतलब जैसे ही लोड आया इन 0 टाइम, है ना, इन नो टाइम जस्ट आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने के तुरंत बाद की बात है, जैसे स्ट्रक्चर बना आपका डेल्टा यू जो था उसने सारा का सारा डेल्टा सिग्मा ले लिया, और डेल्टा सिग्मा बार, है ना, 0 हो गया हमारा। ठीक है, अब धीरे धीरे इसने बोला कि भाई मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, पानी ने बोला, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हम शांति प्रिय हैं, है ना, वी वांट पीस, हमें ज़मीन नहीं चाहिए, हमें ज़मीन का कोई लालच नहीं है, ज़मीन जायदाद तुम पकड़ो, हम तो यहाँ से जा रहे हैं शांति की तलाश में। ठीक है, बुद्ध के मार्ग पे चलने लगी है। ठीक,
तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि भाई अभी जो डेल्टा सिग्मा जो आपने लगाया ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, जो स्ट्रक्चर आपने बनाया उसने जितना स्ट्रेस डाला वो तो कांस्टेंट ही है, तो ये ऊपर से नीचे तक हर जगह कांस्टेंट है। पर जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता गया तो ये आपका डेल्टा यू कम होता गया और आपका डेल्टा सिग्मा बढ़ता गया, ठीक है, बढ़ता गया। ये कितना कितना बढ़ा, जितना ही आपका डेल्टा यू कम हुआ उतना ही आपका डेल्टा सिग्मा बढ़ गया, डेल्टा सिग्मा बार सॉरी, है ना, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, समझ जाएं आप लोग, ठीक है। इसके बाद आपने बोला कि भाई नहीं, पानी कंटिन्यूसली निकलता रहेगा जब तक कि बिल्कुल एकदम हेड डिफरेंस ख़त्म ना हो जाए, है ना। तो पानी फिर भी निकलता ही रहा, ठीक है, पानी फिर भी निकलता ही रहा। और कब तक निकलता रहा, जब तक कि आपका जो डेल्टा सिग्मा जो आपने स्ट्रेस लगाया था पूरा का पूरा किस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस के फॉर्म में। यहाँ पे आपका जो पोर वाटर प्रेशर था डेल्टा यू ये हो गया 0, ठीक है। और इस प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगता है, इस प्रोसेस को होने में आपका लगभग इनफाइनाइट टाइम लगता है भाई, ठीक है। ये प्रोसेस जो है कंसोलिडेशन का प्रोसेस ये इनफाइनाइट टाइम लेता है। इसमें ये नहीं बता सकते कि भाई 5 दिन 6 दिन 10 दिन में हो जाएगा। सैंड के केस में इमीडिएट सेटलमेंट हो जाता है ना, उसमें क्या होता है ये इनसिग्निफिकेंट रहता है हमारा जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट होता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन जो होता है वो इनसिग्निफिकेंट रहता है सैंड में। पर क्ले के केस में, फाइन ग्रेन सॉइल के केस में ये इनफाइनाइट टाइम लेता है, ठीक। अच्छा चलिए यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपसे एक बात और बोलूँ कि भाई ये यहाँ से यहाँ पानी मूव किस वजह से कर रहा था, यहाँ से यहाँ पानी मूव क्यों कर रहा था। पानी मूव इसलिए कर रहा था क्योंकि इनिशियली जब आप ये स्ट्रक्चर नहीं था तब तो इस पोर्शन के नीचे की बात करें या साइड की बात करें, हर जगह क्या था, कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा था, कोई हेड डिफरेंस नहीं था। पर जैसे ही आपने एडिशनली ये स्ट्रक्चर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया तो क्या हुआ, ये पानी के मॉलिक्यूल्स क्या लेने लगे, स्ट्रेस लेने लगे, इन पे स्ट्रेस पड़ने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेड था वो ज़्यादा था और साइड में आजू बाजू जो हेड था, है ना, पानी का जो हेड था वो कम था। तो हाई हेड से लो हेड तो वाटर मूव करेगा ही ना भाई, है ना, इस वजह से ये मूव कर रहा था, ठीक है। तो अब हमने ये सारी की सारी कहानी समझ ली, सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया। ये पूरा कॉन्सेप्चुअल है दोस्तों, है ना, मतलब ये इतना सा फॉर्मूला लिखा हुआ है पर ये जितनी कहानी हमने समझी ना ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। समझ में आए तो मज़ा आ जाता है, तो समझ में आया होगा तो मज़ा आया होगा तो लाइक करो, शेयर कर दो भाई, सब्सक्राइब कर लो, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।